आज इंडिया की सड़कों पर स्टूडेंट्स हैं, किसान हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स अपने राइट्स की आवाज़ उठा रहे हैं और हुकूमत से एक जंग लड़ रहे हैं। बांग्लादेश ने 2024 में एक मैसिव स्टूडेंट लेड अपराइजिंग देखी। नेपाल में यूथ लेड प्रोटेस्ट ने ऐसे सिस्टम को चैलेंज किया, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर सवाल उठता है, हम अपने बेसिक राइट्स के लिए उस तरह क्यों नहीं निकलते। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या प्रोटेस्ट वाकई किसी मुल्क को बदल सकते हैं? क्या हर प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के प्रोटेस्ट में क्या फर्क है? इंडिया में आजकल क्या हो रहा है? इंडिया में इस वक्त प्रोटेस्ट का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यूथ लेड मूवमेंट है, जिसे मीडिया रिपोर्ट्स में कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट कहा जा रहा है। इस मूवमेंट का बैकग्राउंड एजुकेशन सिस्टम और एलिज्ड एग्जामिनेशन पेपर से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 मई में NEET UG एग्जामिनेशन से रिलेटेड एलिगेशन ने मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को अफेक्ट किया और स्टूडेंट्स ने अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन रिफॉर्म्स का मुतालबा किया। प्रोटेस्टर्स एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन और अफेक्टेड स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए कंपनसेशन का भी मुतालबा कर रहे हैं। सिचुएशन इतनी सीरियस हुई कि दिल्ली में प्रोटेस्टर्स और पुलिस के दरमियान क्लैशेस हुए और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 180 लोग इंजर्ड हुए। गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने और एग्जामिनेशन प्रोसेस को फूल प्रूफ बनाने की बात की है, लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट्स का इशू नहीं, इंडिया में फार्मर्स भी अपने इश्यूज पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जुलाई 2026 में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने प्रपोज्ड इंडिया US ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ दिल्ली की तरफ मार्च किया, क्योंकि उन्हें कंसर्न है कि ट्रेड डील एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को अफेक्ट कर सकती है। यानी इंडिया में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अपने स्पेसिफिक इश्यूज के लिए कलेक्टिवली आवाज उठा रहे हैं। प्रोटेस्ट का इंडिया पर क्या इंपैक्ट है? प्रोटेस्ट का इंपैक्ट हमेशा गवर्नमेंट को चेंज करना नहीं होता। कभी प्रोटेस्ट का पहला इंपैक्ट होता है गवर्नमेंट को जवाब देने पर मजबूर करना। दूसरा, मीडिया और पब्लिक अटेंशन किसी एक इशू पर लेकर आना। तीसरा, पॉलिसी चेंजेस या रिफॉर्म्स का प्रेशर क्रिएट करना। इंडिया में रीसेंट यूथ प्रोटेस्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने की जरूरत पर बात की, जबकि गवर्नमेंट ने एलिज्ड एग्जाम्स और इरेगुलरिटीज के हवाले से अरेस्ट और री एग्जामिनेशन जैसे स्टेप्स का जिक्र किया। लेकिन दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिल्ली पुलिस के रिस्पांस पर सीरियस ह्यूमन राइट्स कंसर्न रेज किए और कहा कि पीसफुल असेंबली के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहां एक इंपॉर्टेंट डिबेट सामने आती है कि क्या पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एसेंशियल पार्ट है या प्रोटेस्ट लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट बन सकता है? इसका जवाब सिचुएशन और प्रोटेस्ट के तरीके पर डिपेंड करता है। अब चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। 2024 में बांग्लादेश में स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट ने एक मैसिव पॉलिटिकल मूवमेंट की शक्ल इख्तियार की। इनिशियली इशू स्टूडेंट्स की डिमांड से रिलेटेड था, लेकिन वक्त के साथ मूवमेंट ब्रॉडर पॉलिटिकल चेंज की तरफ चला गया। इस मूवमेंट का सबसे बड़ा लेसन यह था कि जब स्टूडेंट, यूथ और वाइडर सोसाइटी एक कॉमन इशू पर मोबिलाइज हो जाएं, तो पॉलिटिकल सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होना और सिस्टम चेंज होना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। 2026 में बांग्लादेश के अंदर भी यह डिबेट चल रही है कि 2024 के अपराइजिंग के बाद एक्चुअल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कितने हुए और क्या पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं। यानी बांग्लादेश का लेसन यह है कि रेवोल्यूशन या प्रोटेस्ट एक गवर्नमेंट को हटा सकता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड लॉन्ग टर्म रिफॉर्म जरूरी होते हैं। नेपाल में भी यूथ और सिटीजन ने मुख्तलिफ पीरियड्स में करप्शन, गवर्नेंस और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज पर प्रोटेस्ट किए हैं। नेपाल का एक्सपीरियंस हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है, पब्लिक प्रेशर पॉलिटिकल लीडर्स को डिसीजन रिकंसीडर करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन प्रोटेस्ट का एक रिस्क भी होता है। अगर प्रोटेस्ट के बाद क्लियर लीडरशिप, पॉलिसी रोड मैप और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ना हो, तो कुछ टाइम के बाद वही प्रॉब्लम दोबारा सामने आ सकती हैं। इसलिए प्रोटेस्ट चेंज का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन चेंज का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। अब बात करते हैं हम हमारे प्यारे मुल्क
पाकिस्तान की। अब सबसे सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पाकिस्तान के लोग अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते? मेरा जवाब होगा नहीं। यह कहना बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं होते। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पॉलिटिकल पार्टीज, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, किसान और सिविल सोसाइटी ने मल्टीपल प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स किए हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये प्रोटेस्ट कंसिस्टेंटली कॉमन पब्लिक राइट्स के लिए यूनाइटेड मूवमेंट्स बन पाते हैं या डिफरेंट नजर आते हैं? पाकिस्तान में प्रोटेस्ट अक्सर पॉलिटिकल बेस्ड हो जाते हैं, प्रोवेंस बेस्ड हो जाते हैं, एथनिक आइडेंटिटी बेस्ड हो जाते हैं, रिलीजियस इशू बेस्ड हो जाते हैं और लीडरशिप इशू हो जाते हैं। लेकिन जब इंडिया में हम देखते हैं तो हमें फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर इश्यूज पर ऑर्गेनाइज नजर आते हैं, स्टूडेंट्स एजुकेशन इशू पर मोबिलाइज नजर आते हैं और बांग्लादेश और नेपाल में यूथ मूवमेंट ने ब्रॉडर पॉलिटिकल चेंज को चैलेंज किया। पाकिस्तान में एक आम सिटीजन के इशू क्या हैं? बिजली के बिल, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर, टैक्स बर्डन। अगर सोसाइटी इन इश्यूज पर पीसफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन वायलेंट तरीके से कलेक्टिवली आवाज उठाएं तो डेमोक्रेटिक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो पाकिस्तान में लोग आखिर क्यों नहीं निकलते? मेरे ख्याल में इसका जवाब सिर्फ एक नहीं है। पहली वजह, पॉलिटिकल डिवीजन। हम अक्सर अपने कॉमन इश्यूज के बजाय पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बेसिस पर डिवाइड हो जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह है डर। लोग पुलिस एक्शन, अरेस्ट, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और वायलेंस से डरते हैं। और तीसरी वजह है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक कामयाब मूवमेंट के लिए लीडरशिप, क्लियर डिमांड्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए। चौथी वजह, पब्लिक फटीग। आम आदमी ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रेशर में है, उसके लिए प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना भी एक कॉस्ट है। और पांचवी वजह है ट्रस्ट का क्राइसिस। कई लोग समझते हैं कि प्रोटेस्ट के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला। इंडिया के करंट प्रोटेस्ट हमें दिखाते हैं कि यूथ अपने फ्यूचर के लिए आवाज उठा सकते हैं। बांग्लादेश हमें दिखाते हैं कि मास मूवमेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप को ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं। नेपाल हमें बताता है कि पब्लिक प्रेशर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को चैलेंज कर सकता है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा लेसन शायद ये है, हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं, अपने कॉमन इशू के लिए यूनाइटेड होना सीखना होगा। आपका क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान में लोगों को अपने बेसिक राइट के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन में प्रोटेस्ट का कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राहिल गिल। खुदा हाफिज।